हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सीए इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SF 550 रिलेटेड पार्टीज। इसके पहले हमने SF 500, 501, 505, 510 और केस स्टडी 2 डिस्कस कर लिए हैं। होप आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं SF 550 रिलेटेड पार्टीज। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.92। रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो जनरली रिस्की रहते हैं, राइट। इसीलिए ऑडिटर को उसके ऊपर खास ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पर फ्रॉड कोल्यूजन होने के चांसेस है। तो वहां पर अच्छे से ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अलग से ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बनाया हुआ है, राइट। काफी इजी है, छोटा ऐसा है, फटाफट समझते हैं। Scope of this essay: the essay 550 related parties deals with the auditor's responsibilities regarding related party relationships and transactions when performing an audit of financial statements. Specifically, it applies in relation to risk of material misstatement associated with related party relationships and transactions. जहां पर भी हम जब भी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसके ऊपर हमें खास ध्यान रखना है। और जब भी हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हमने असेस किया है उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप भी कवर्ड है, उस वजह से भी रिस्क हो सकता है ऐसा हमें लग रहा है, तब हमें खास ध्यान रखना चाहिए। ये स्कोप आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। A party that is either a related party as defined in the applicable financial reporting framework. जो भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अगर कोई भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दी गई है तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि AS 18 में रिलेटेड पार्टी, जो आपने एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टीज, तो वहां पर जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है उसमें जो कवर अप होते हैं वो यहाँ पर भी रिलेटेड पार्टी कंसिडर किए जाएंगे। उसे हमें ऐसे के हिसाब से भी देखना रहेगा। या फिर कंपनीज एक्ट 2013 अगर एप्लीकेबल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो दिया गया है शेड्यूल 3 की जो रिक्वायरमेंट है, वहां पर जो रिलेटेड पार्टी अगर डिफाइन किया गया है तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। और where that applicable financial reporting framework establishes minimal or no related party requirements. अगर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, या फिर मिनिमल है, मतलब कि यहाँ जो नीचे दिया गया है उनसे कम अगर कवर अप होता है, तब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन यहाँ पर जो समझाई गई है उसे कंसिडर करना रहेगा, राइट। जो भी एप्लीकेबल एक्ट है, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एस, इंड एस, जो भी है, उस हिसाब से अगर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है तो वो तो यहाँ पर कवर अप होंगे ही। अगर वहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर मिनिमल रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है उसे भी हमें कंसिडर करना रहेगा, राइट। तो ये डेफिनेशन समझते हैं, इसमें क्या क्या कवर अप होता है। A person or other entity that has control or a significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity. रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कोई पर्सन है या फिर कोई एंटिटी है, उसका कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो जो पर्सन और एंटिटी है वो इस रिपोर्टिंग एंटिटी के रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम समझे कि एबीसी लिमिटेड है, राइट, वो रिपोर्टिंग एंटिटी है फॉर एग्जाम्पल। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसे XYZ लिमिटेड है वो कंट्रोल करते हैं PQR लिमिटेड को, और PQR लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर है कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर भी कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर XYZ लिमिटेड और PQR लिमिटेड दोनों ही ABC लिमिटेड के रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें समझाया है कि अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो PQR लिमिटेड जो है वो डायरेक्टली यहां पर कंट्रोल कर रही है, राइट। PQR लिमिटेड डायरेक्टली ABC लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं ताकि यहां पर हम डिनोट कर सके कि ये 1 में आएंगे। फिर अगर देखेंगे तो XYZ लिमिटेड है, उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि XYZ लिमिटेड PQR लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं और PQR लिमिटेड ABC लिमिटेड को, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो यहाँ पर अगर हम 2 डिनोट करें तो यहाँ पर जो इनडायरेक्टली है
इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। यहाँ पर वन इंटरमीडियरी है XYZ लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड को, और पीक्यूआर लिमिटेड है वो एबीसी लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर वो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, राइट। कंपनीज एक्ट में जो 2 लेयर्स वाली चीज है उसे भी हमें कंसिडर करना होगा, बट हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ही समझ रहे हैं। चलो, तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। फिर अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो किसी और पर्सन या कोई और एंटिटी के ऊपर है अगर, तो वो जो एंटिटी है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एबीसी लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं तो एबीसी लिमिटेड किसी और को कंट्रोल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल EFG लिमिटेड। तो ये जो EFG लिमिटेड है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी एज पर यहाँ पर जो डायरेक्ट कंट्रोल है ना, कि अनदर एंटिटी और विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यहाँ पर डायरेक्टली जो लिखा है तो यहाँ पर 3rd डिनोट कर रहे हैं, 3 नंबर डिनोट कर रहे हैं ताकि आप वो रिलेट कर पाए। और अगर EFG लिमिटेड को है वो किसी और को कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल TUV लिमिटेड, तो ये TUV लिमिटेड भी यहाँ पर रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी, राइट, वो भी रिलेटेड पार्टी है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो 4 नंबर मतलब कि इनडायरेक्टली वो रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे ऑफ एबीसी लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर है अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज, तो वो सारी ही जो एंटिटी है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। यहाँ पर एबीसी लिमिटेड है वो डायरेक्टली EFG लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं, तो वो हो जाएंगे रिलेटेड पार्टी। इवन TUV लिमिटेड EFG लिमिटेड है वो TUV लिमिटेड को अगर कंट्रोल करते हैं तो TUV लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे एज इनडायरेक्ट कंट्रोल है। क्लियर? तो यहां पर इस तरह से रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। हम एबीसी लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं उस तरीके से हम समझ रहे हैं, राइट। फिर दिया है अनदर एंटिटी दैट इज अंडर कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी थ्रू हैविंग, मतलब कोई और एंटिटी और जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उन दोनों के बीच, उन दोनों का कॉमन कंट्रोल है, तब भी वो रिलेटेड पार्टी होंगी। वो कॉमन कंट्रोल किस तरह से हो सकता है? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप जो है वो कॉमन कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम एबीसी लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं, राइट, और कोई एक जो एंटिटी है फॉर एग्जाम्पल JKL लिमिटेड, तो JKL लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं PQR लिमिटेड है वो JKL लिमिटेड को भी कंट्रोल करते हैं, एबीसी लिमिटेड को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड और JKL लिमिटेड है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर है कॉमन कंट्रोल ओनरशिप है। एबीसी लिमिटेड का कंट्रोल कर रहे हैं PQR लिमिटेड और JKL लिमिटेड का भी कंट्रोल कर रहे हैं PQR लिमिटेड। तो यहाँ पर कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप की वजह से वो दोनों एबीसी लिमिटेड और JKL लिमिटेड है वो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूं ताकि आप यहां पर कंसिडर कर सके, ये 5। फिर दिया है ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, ओनर्स है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड में फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है वो मेन ओनर है, राइट। तो एबीसी लिमिटेड और AB एंड कंपनी करके है जिसमें मिसेस ए है वो ओनर है। तो यहां पर मिस्टर ए और मिसेस ए मतलब वो हस्बैंड वाइफ है, राइट। तो AB एंड कंपनी में यहां पर ये दोनों क्या है? रिलेटेड पार्टी है। ओनर्स है वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है। तो ये जो एबीसी लिमिटेड और AB एंड कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी एज पर द क्लोज फैमिली मेंबर्स, ओनर्स है इसीलिए ओनर्स वर क्लोज फैमिली मेंबर्स। क्लियर? और कॉमन की मैनेजमेंट है वो कॉमन है, राइट, तब भी वो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एंटिटी है लाइक FG लिमिटेड जिसमें मिस्टर ए है वो KMP है,
की मैनेजमेंट पर्सन है, सीईओ सीएफओ कुछ है, राइट। तो एफजी लिमिटेड है वो और एबीसी लिमिटेड है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो की मैनेजमेंट है मिस्टर एफ फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड में भी सीईओ केएमपी वगैरह है, राइट, और एफजी लिमिटेड में भी है। एबीसी लिमिटेड में तो ओनर भी थे, राइट। तो एबीसी लिमिटेड और एफजी लिमिटेड है वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी एज पर द कॉमन की मैनेजमेंट पर्सन, राइट। तो ये भी सारे इस तरह से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर अप होंगे एज पर एसए 550। सबसे पहला था कि जो पर्सन या एंटिटी है वो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सेकंड था कि रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी और एंटिटी को कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या फिर कॉमन ओनरशिप है, कॉमन कंट्रोल है, राइट, थ्रू कॉमन ओनरशिप, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप है, या फिर ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, या फिर कॉमन की मैनेजमेंट है, तो वो सारे ही रिलेटेड पार्टीज हो जाएंगे, राइट। आपको ये अगर लिखना है तो आप यहां से पॉज करके ये लिख सकते हैं, राइट। ये देखकर आप पूरा ही एक पिक्चर मतलब आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मतलब यहाँ पर ये रिलेटेड पार्टी टू, और मैंने यहाँ पर भी 1 2 3 4 7 6 जो डिनोट किया है उससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। However, entities that are under common control by a state, that is a national, regional or local government, are not considered related unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another. स्टेट मतलब कि नेशनल, रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट से जुड़े हुए उसके कॉमन कंट्रोल में आते हैं, तो वो सारे ही रिलेटेड पार्टीज तभी कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं सिग्निफिकेंटली, तभी वो रिलेटेड पार्टीज आएंगे। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन रेफरेंस टू रिलेटेड पार्टी समझाया हुआ है कि कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहेंगे। Many financial reporting framework discusses the concept of control and significant influence. They generally explain that control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. Control उसे कहेंगे कि जिसके पास पावर है, राइट, फाइनेंशियल या फिर ऑपरेटिंग पॉलिसीज है उसको डिसाइड करने का, उसको गवर्न करने का, उसी के हिसाब से वो चलेंगे, राइट, ताकि खुद का बेनिफिट हो सके, राइट। खुद के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल पॉलिसीज को गवर्न कर सकता है, वो जो पावर है उसे कंट्रोल कह सकता है, रिफर कर सकता है, राइट। एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस व्हिच मे बी गेन्ड बाय अ शेयर ओनरशिप स्टैट्यूट और एग्रीमेंट is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an entity but is not control over those policy. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कंट्रोल वो जो भी पॉलिसीज है फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसीज है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे उस डिसीजंस के लिए, बट आपके पास पावर नहीं होगा टू कंट्रोल थे। कंट्रोल में पावर है कि आपको किस तरह से करना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में आप पार्टिसिपेशन होगा। The existence of the following relationship may indicate the presence of control or significant influence. यहाँ पर नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, वहां पर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी। इक्विटी होल्डिंग है तो वहां पर कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपके पास कितना इक्विटी है उसके ऊपर है, मोर देन 50% होगा तो आपके पास कंट्रोल है, राइट, 20% के अराउंड है तो शायद आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास है, उस तरह से हम कह सकते हैं। The entities holdings of a direct or indirect equity or other financial interest in other entities. एंटिटी का होल्डिंग है किसी और एंटिटी के इक्विटी इंटरेस्ट में, राइट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कहीं भी है तो वहां पर भी कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा कह सकते हैं। Being part of TCWG or key management, that is those members of management who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity. Those charged with governance या फिर key management जो सारे ही बड़े decisions लेते हैं, अगर उसमें participation है तो भी control या फिर significant influence है, ऐसा हम कह सकते हैं। Being a close family members of any person referred in sub paragraph 3, मतलब यहाँ पर जो TCWG या फिर KMP कहा उसके क्लोज फैमिली मेंबर है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वहां पर भी कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा मान सकते हैं। Having a significant business relationship with any person referred to in sub paragraph 3, बिजनेस रिलेशनशिप है TCWG या फिर KMP के साथ, तो वहां पर भी
कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा मान सकते हैं। या आपको एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, इसमें से इंडिविजुअली भी कुछ हो सकता है या फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट। ये ओल्ड कोर्स में नहीं दिया हुआ था, ये समझाया नहीं था, राइट। इसमें दिया हुआ है तो अच्छी बात है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज विथ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस: related parties, by virtue of their ability to exert control or significant influence, may be in a position to exert dominant influence over the entity or its management. Consideration of such behavior is relevant when identifying and assessing the risks of material misstatement due to fraud. Related party है by virtue, वो ऐसा मान सकते हैं उसके पास एबिलिटी है, राइट, कि डोमिनेट करे वो एंटिटी को या फिर एंटिटी के जो पर्सन है, जो मैनेजमेंट है, अगर उनको कोई भी डोमिनेट करता है, जो रिलेटेड पार्टी है वो जैसे कहे उसी तरह से अगर होता है तो उसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा माना जाएगा। चलिए, मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस एंटिटीज एज रिलेटेड पार्टीज: स्पेशल पर्पस एंटिटीज ऐसे होते हैं कि कई बार एंटिटी जो है वो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से एंटिटी ओपन करते हैं, तो वो स्पेशल पर्पस एंटिटी है। जो पर्पस है, जो प्रोजेक्ट है, उस वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो एंटिटी भी क्लोज हो जाएगी, तो वो स्पेशल पर्पस एंटिटी से उसमें इन्वेस्टमेंट पूरा किया जाता है, राइट, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में ही आ जाएगी। In some circumstances, a special purpose entity may be a related party of the entity because the entity may in substance control it, even if the entity owns a little or none of the special purpose entity's equity. Clear? Nature of related party relationships and transactions: many related party transactions are in the normal course of business. In such circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statements than similar transactions with unrelated parties. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिस्की इसीलिए है क्योंकि वो जनरली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते हैं, उसमें कुछ फेवर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ ट्विक करने के लिए, कुछ गड़बड़ करने के लिए जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किया जाता है, राइट। इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में रिस्क होता है, बट अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, एट आर्म्स लेंथ प्राइस हुआ है, तब वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। However, the nature of related party relationships and transactions may, in some circumstances, give rise to higher risk of material misstatement of the financial statements than transaction with unrelated parties. इसीलिए ज्यादातर क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप होती है, उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है, कुछ गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ट्रांजैक्शंस विद अनरिलेटेड पार्टीज। उसके एग्जांपल्स दिए हैं: related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures, with corresponding increase in the complexity of related party transaction. उसमें एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमने पूरा एग्जांपल आगे समझा डेफिनेशन के साथ, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो वैसे देखना चाहिए लीगली थोड़ा सा अलग है, लॉ के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ 2 लेयर्स तक ही वो होल्ड कर सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला था, राइट। पर अगर देखेंगे तो XYZ लिमिटेड और TUE लिमिटेड भी एक दूसरे से रिलेटेड पार्टी हो जाता है, राइट। तो यहां पर ऐसा एक्सटेंसिव पूरा हो सकता है कि इक्विटी का जो स्ट्रक्चर है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। यहाँ पर कंपनी लिमिटेड है तो उसमें सब कुछ अलाउड नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं वो सिर्फ लीगली जिस तरह से करना है उसी तरह से, बट कुछ ऐसे भी बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट थ्रू या फिर कोई और एक्ट थ्रू गवर्न ना करते हो, तो वहां पर बहुत ही एक्सटेंसिव ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है कि 4-5 कंपनी से वो होल्ड कर रही है, या फिर एक के बाद एक लेयर्स है, तो वहां पर सारे ही लेयर्स, सारे ही होल्डिंग या फिर सारे ही इन्वेस्टमेंट्स किसके हैं, वो रिलेटेड है या नहीं है, इवन कई बार की मैनेजमेंट कॉमन है या नहीं, कंट्रोल, और फिर वो जो फैमिली मेंबर्स है वो क्लोज रिलेटिव्स है या नहीं, मतलब जो ओनर्स है वो फैमिली मेंबर्स में से या फिर क्लोज रिलेटिव्स है या नहीं, वो सारी चीजें देखना समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर एबीएन कंपनी था, तो वो तो शायद प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप हो सकता है, जो किसी एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वहां पर एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस, उसमें कौन ओनर है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, वो सारी चीजें जानना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। इसी वजह से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। चलिए,
फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में बी इनफेक्टिव एट आइडेंटिफाइंग और समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज हो रहा है अकाउंटिंग वगैरह के लिए, तो वहां में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करना शायद सिस्टम नहीं कर पा रही है, इनकेपेबल है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर हमें पता नहीं चलेगा। Related party transactions may not be conducted under normal market terms and conditions. For example, some related party transactions may be conducted with no exchange of consideration. कई बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कोई भी कंसिडरेशन ही नहीं दिया जाता है, वो नॉर्मल मार्केट कंडीशन, टर्म्स कंडीशंस नॉर्मल मार्केट सिनेरियोज में नहीं होती है, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं होती है, इसीलिए वहां पर रिस्क सबसे ज्यादा होता है, तो वो कंसिडर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हमें खास ध्यान से चेक करना रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए थे, उस वजह से पता चल रहा है कि वो अनरिलेटेड पार्टीज से कुछ अलग है, उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। The auditor shall inquire of management regarding the identity of the entities related parties, including changes from their प्रायर पीरियड। प्रीवियस ईयर में जो हमने ऑडिट किया था या फिर किसी ने भी ऑडिट किया, तो प्रीवियस ईयर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर दिए थे, उससे इस साल में कितना चेंज हुआ है, कौन जो रिलेटेड पार्टीज है वो ऐड हुई है या फिर कोई अब नहीं रहे रिलेटेड पार्टीज, तो वो क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं, वो हमें इस बार कंसिडर करने होंगे, वो हमें समझना होगा। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड दिस रिलेटेड पार्टीज। जो एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं और रिलेटेड पार्टीज है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप किस तरह से, नेचर किस तरह से, वो समझना होगा, उनके बीच क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट, वो सारी चीजें। Whether the entity entered into any transaction with this related parties during the period, and if so, the type and purpose of the transaction। क्या ड्यूरिंग द पीरियड वो एंटिटी है वो रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं, अगर ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो किस टाइप के किस पर्पस से किए हैं, वो हमें समझना होगा, ताकि हमें पता चले कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं, वो नॉर्मल बिजनेस कंडीशन के हिसाब से, या फिर अगर कोई स्टैट्यूट्स या लॉ रेगुलेशन अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, वो हम देख सकते हैं। The auditor shall inquire of management and others within the entity and perform other risk assessment procedure considered appropriate to obtain an understanding of the controls, if any, that management has established to मैनेजमेंट के कोई अगर कंट्रोल से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स या ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो वो हमें समझना होगा, वो हमें कंसिडर करना होगा। वो कौन से कंट्रोल्स हो सकते हैं? Identify, account for and disclose related party relationships and transactions in accordance with the applicable financial reporting framework। कंट्रोल्स हो सकते हैं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन से, उनके ट्रांजैक्शंस कौन से है और वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुए या नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल्स हो सकते हैं। एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जनरली रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन सी है, उनके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, कितने ट्रांजैक्शन हुए ड्यूरिंग द ईयर, और अकाउंट बैलेंसेस कितनी है, वो तीन चीजें डिस्क्लोज करनी रहती है, जो आपने AS 18 में शायद पढ़ा होगा। तो वो सारी चीजें बराबर हो रही है नहीं, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स है वो हमें कंसिडर करने रहेंगे। ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स विथ रिलेटेड पार्टीज। जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, वो प्रॉपर्ली ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड है या नहीं, जो अथॉरिटी के पास जनरली कंपनी से तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल उसमें मिली है या नहीं, वो हमें देखना होगा। एंड और उसके ऊपर के जो कंट्रोल्स है वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा। एंड ऑथोराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस है, अरेंजमेंट्स है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अलग है, राइट। अगर वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं है, तो उसकी अप्रूवल या अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल बराबर है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। क्लियर? तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर हमें कंट्रोल्स देखना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो कंट्रोल्स कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफाई करने चाहिए और डिस्क्लोज करने चाहिए जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन है, एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकंड था ऑथोराइज एंड अप्रूवल ऑफ द सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स with related parties, right? और थर्ड था ऑथोराइज एंड अप्रूव द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट्स विथ, अगर वो रिलेटेड पार्टी के साथ है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं, उसको अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो वो ऑथोराइज और अप्रूव बराबर हुए या नहीं, उसके ऊपर के जो कंट्रोल्स है वो कंसिडर करने रहेंगे। और ऊपर जो क्वेश्चन था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस है वो बराबर है या नहीं, तो उसके लिए भी हमें तीन चीजें बताई थी कि आइडेंटिफाई करने हैं रिलेटेड पार्टीज
के जो रिलेशनशिप है जो प्रीवियस ईयर से कुछ चेंज हुआ है, राइट। सेकंड था कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी किस तरह से है, और अगर ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो वो ट्रांजैक्शन का पर्पस नेचर किस तरह से, वो सारी चीजें हमें समझनी रहेंगी। ये दोनों ही आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं। Considerations specific to smaller entities by the auditor. Smaller entities में related party relationship transactions difficult भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें extensive नहीं होगा, बट उसमें मैनेजमेंट ओनर एक ही होंगे, तो ओनर मैनेजर होगा तो वो शायद कुछ चीजें छुपाने की भी ट्राई कर सकते हैं। Control environment in smaller entities is likely to be different from larger entities. In particular, those charged with governance may not include an outside member, and the role of governance may be undertaken directly by the owner manager where no other owner exists. कई बार वो एक ही ओनर है, वही मैनेजमेंट करता है, वही TCWG गवर्न भी वही करते हैं। Control activities in smaller entities are likely to be less formal, and smaller entities may have no documented process for dealing with related party relationships and ट्रांजैक्शंस। जो स्मॉलर एंटिटीज है उसमें कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल वे में नहीं होगी, राइट। वो कुछ भी तरीके से कर सकते होंगे, सिर्फ मन में सोचा होगा कि इस तरह से करना होता है, राइट। कोई स्पेसिफिक फॉर्मल वे में कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होगी, तो वो कुछ हद तक मतलब डिसएडवांटेजेस भी हो सकती है, रिस्की भी हो सकती है। An owner manager may mitigate some of the risks arising from related parties' transactions or potentially increase those risks through having active involvement in all the main aspects of the transactions. ओनर मैनेजर है वो खुद वो रिस्क कम भी कर सकता है और वो बढ़ा भी सकता है, राइट। वो खुद ही जो करना चाहे वो कर सकता है, तो वहां पर रिस्क दोनों तरीके से देखना रहेगा। रिस्क है भी, राइट, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। For such entities, the auditor may obtain an understanding of the related party relationships and transactions and any control that may exist over this through inquiry of management combined with other procedures such as observation of management's oversight and review activities and inspection of available relevant documentation. इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हम समझेंगे, इंक्वायर कर सकते हैं ओनर मैनेजर जो है उनके साथ कि आप वो किस तरह से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से एक्चुअल में करते हैं, राइट। और जहां पर पॉसिबल होगा वहां पर हम वो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे भी इंस्पेक्ट करेंगे, राइट। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन तीनों ही ऑडिट प्रोसीजर्स है जो हमने SF 500 के साथ डिस्कस की थी, राइट। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एक्सिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। ऑडिटर है वो किस तरह से रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है उसका एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो अगर हम वेरीफाई करेंगे तो हमें पता चल सकता है। ये आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर शुड मेंटेन अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हाइल रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ही मे इंस्पेक्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स दैट मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिलेशनशिप्स की, तो वहां से देखेंगे। इवन जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रहता है तो उसमें भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो डिसअलाउ होते हैं या फिर अलाउ होते हैं या नहीं, अलाउड है या नहीं, उसके लिए भी एक एनेक्सर रहता है, तो वहां से भी पता चल सकता है। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, वहां पर भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस के बारे में कई बार चीजें डिस्क्लोज करनी कंपलसरी रहती है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी रिलेटेड पार्टी के लिए सेक्शंस प्रोविजंस दिए हैं, तो उस वो फुलफिल हुए या नहीं वो देख सकते हैं। तो वहां पर अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, अगर उनको कुछ भी उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है, कुछ भी डिक्लेरेशन दिया है, तो वो भी हम देख सकते हैं। शेयरहोल्डर रजिस्टर्स टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयरहोल्डर्स। शेयरहोल्डर रजिस्टर में देखेंगे कि कौन से शेयरहोल्डर्स के पास जो सबसे ज्यादा इक्विटी है, राइट, क्योंकि वो कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उनका हो सकता है, तो वहां से हमें पता चल सकता है। स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो डायरेक्टर है या फिर मैनेजमेंट है या फिर TCWG है, उनका इंटरेस्ट अगर कोई और एंटिटी में है, राइट, तो वो एंटिटी के बारे में उनको डिस्क्लोजर डिक्लेरेशन देना रहता है, ताकि उनके साथ अगर कोई भी रिलेशन या फिर ट्रांजैक्शन होने जा रहा है तो डायरेक्टर या फिर वो जो मैनेजमेंट TCWG के पर्सन है उनका इन्फ्लुएंस ना हो, राइट, वो फेयर डीलिंग हो, इसीलिए, राइट। उसके लिए कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजंस दिए हैं जो आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में आगे पढ़ेंगे तब आएगा। तो वहां पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस हिसाब से भी पता चल सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से हो सकते हैं।
Records of the entity's investments and those of its pension plans. एंटिटी है वो कहां पर इन्वेस्ट करती है, राइट? वहां वो जहां पर इन्वेस्ट करेगी वो भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, तो उनके इन्वेस्टमेंट कहां पर है? पेंशन प्लान्स वगैरह के लिए अगर कोई भी अलग से ट्रस्ट वगैरह है तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो पता चल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद की मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। केएमपी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसे भी हमें कंसिडर करना होगा। टीसीडब्ल्यूजी वगैरह के साथ वहां से भी पता चल सकता है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हुए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो वहां पर हमें देखना चाहिए, हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी हो, देखना है कि क्या वो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुए हैं वो किसी तरीके से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फॉल होते हैं या नहीं। Specific invoices and correspondences from the entity's professional advisors. प्रोफेशनल एडवाइजर ने अगर कुछ भी बहुत बड़े कुछ इनवॉइस है, कुछ अलग है, राइट, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, वहां से भी पता चल सकता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं है ना, वो हम देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। अगर एंटिटी ने किसी पर्सन, किसी स्टाफ के लिए अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी है तो वो केएमपीज हो सकता है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। अगर कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रीनेगोशिएट हुआ है, तो वो जो रीनेगोशिएशन का पर्पस हमें देखना है कि वो बराबर है या नहीं, मतलब वो किसी रिलेटेड पार्टी के साथ नहीं है ना, तो वहां पर भी हमें देखना होगा। इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर ने अगर रिलेटेड पार्टी के बारे में कुछ लिखा है, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो वहां से भी हमें पता चल सकता है। And documents associated with the entity's filings with securities regulators, for example prospectus। prospectus वगैरह है या फिर कोई ऐसा रेगुलेटरी सिक्योरिटी रेगुलेटर, मतलब लिस्टिंग में जा रहा है, तो वो सेबी के रिक्वायरमेंट या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कुछ ऐसा डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो वहां से भी हमें पता चल पाएगा। तो ये सारे सोर्सेस है जहां से हमें रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल सकता है। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से करना रहेगा। तो ये था हमारा ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। होप यू आर क्लियर विथ इट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट और सजेशन, रिव्यूज आपके अगर कुछ भी है तो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।